Hello everyone, I'm Dr. Kanishka Kaushik. Welcome you all on Topper Stop. So guys, this video is little delayed because कल जो है ये वीडियो जो थी वो करप्ट हो गई थी, तो अगेन मैंने ये डाली है। आज मैं ट्राई करूँगी कि मैप जो है वो भी डाल सकूँ आपके लिए, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो एक पेज से चलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की जो वीडियो है वो टोटली इकोनॉमी के MCQ से रिलेटेड होने वाली है, क्योंकि इकोनॉमी इज़ मेजर पार्ट आपके एग्जाम के लिए ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। Autonomous increase in expenditure should result in an increase in a country's real GNP only if। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर मान लीजिए कोई कंट्री है, उसके एक्सपेंडिचर में ऑटोनोमस मतलब कि अपने आप ही कैसे इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से रियल GNP भी कंट्री की इंक्रीज हो जाती है, तो ओनली इफ मतलब आपसे पूछी गई है कि कौन से सर्कमस्टांस में ऐसा होता है। So A is the country balance of trade is negative, B is the country's economy is working under the condition of less than full employment, C it is government expenditure and D is the multiplier is at least 1.5। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करेंगे और इसे अटेम्प्ट करेंगे। ओके डन। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है आपका, अगर किसी कंट्री की इकोनॉमी जो है वो ऐसी कंडीशन में काम कर रही है कि जो फुल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी चाहिए उस इकोनॉमी में, उससे कम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जा रही है, तो उस टाइम जो होगा ऑब्वियसली बात है कि लोगों के पास पैसा नहीं होगा, तो सरकार को अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाना होगा, जिससे कि जो रियल GNP है वो भी कंट्री की इंक्रीज हो जाएगी। तो ये जो है एक्सप्लेनेशन आपके सामने है कि बी ऑप्शन है, तो इकोनॉमी इज वर्किंग अंडर द कंडीशन ऑफ लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट। तो इस केस में क्या होगा कि GDP गैप जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा और इकोनॉमी जो होगी वो अपने पोटेंशियल से कम ऑपरेट करेगी, जिसकी वजह से एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाएगा और कंट्री की रियल जो GNP है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर। सॉरी गाइस, मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, डेट्स वाई वीडियो नहीं आ रही है, और माइंड मैप भी आज हम थोड़े अलग तरीके से इसीलिए करेंगे, तो प्लीज़ थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। तो विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर? ए इज स्टैगफ्लेशन, बी इज हाइपर इन्फ्लेशन, सी इज डिसइन्फ्लेशन एंड डी इज डिफ्लेशन। ठीक है, तो आपसे पूछे गए कि सॉरी कि इन चारों में से कौन सा ऐसा मेजर है जो कि एंटी इन्फ्लेशनरी है, मतलब जिससे कि प्राइस राइज नहीं होता है। तो देख लीजिए एक बार इसको और वीडियो को पॉज करके इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो सी ऑप्शन जो है आपका डिसइन्फ्लेशन जो है वो इसका सही आंसर है, जो कि एंटी इन्फ्लेशनरी होता है। यहाँ पे देखिए आपको स्पेसिफिकली समझना है कि ये दो ऑप्शन थे, एक डिसइन्फ्लेशन और एक डिफ्लेशन। यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है कि कौन सा आंसर सही है। देखिए बेसिकली डिसइन्फ्लेशन जो होता है वो होता है कि जब इन्फ्लेशन का जो रेट होता है उसके अंदर डिक्रीज हो जाता है, मतलब कि इन्फ्लेशन तो है, प्राइस राइज तो हो रहा है, बट उसमें कमी आ रखी है। ठीक है, वहीं पे डिफ्लेशन क्या होता है बेसिकली कि पूरी तरीके से जो है वो प्राइस राइज घट गया है, मतलब कि प्राइस में कोई राइज हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएट होता है बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द concept of weaker section under the priority sector was introduced on the recommendation of which of the following committee। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सी ऐसी कमेटी थी जिसके अंदर जो प्रायोरिटी सेक्टर का एक कंसेप्ट लाया गया है वीकर सेक्शंस के लिए, वो इंट्रोड्यूस किया गया था। सो ए इज कृष्ण स्वामी कमेटी, बी इज वैष्णव कमेटी, सी इज गदगिल कमेटी एंड डी इज आबिद हुसैन कमेटी। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे जो कृष्ण स्वामी कमेटी जो है 1972 के अंदर बनाई गई थी, उन्होंने फर्स्ट टाइम टर्म दिया था प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का, तो ए ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे इसके अंदर कहा गया था कि इनिशियली जब शुरुआत की गई थी तो बैंक्स को कहा गया था कि आपको प्रायोरिटी सेक्टर जो लैंडिंग का टारगेट है वो 33.33% रखना है, बट उसके बाद जो है कृष्ण स्वामी की कमेटी की रिकमेंडेशन आई और टारगेट को बढ़ा के कितना कर दिया गया, 40% कर दिया गया। तो ये वाला डाटा भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, द अनक्लेम्ड डिपॉजिट आर दोज डिपॉजिट विच हैवंट बीन ऑपरेटेड फॉर डैश। तो आपको ये बताना है कि कौन से ऐसे डिपॉजिट होते हैं वो कितने टाइम बाद जो है अनक्लेम्ड डिपॉजिट की कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। तो A is 5 years or more, B is 7 years or more, C is 10 years or more and D is 12 years or more। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो सी ऑप्शन जो है 10 इयर्स और मोर, मतलब कि 10 साल या उससे ज़्यादा के टाइम का जो डिपॉजिट हो जाता है वो किस कैटेगरी के अंदर आ जाता है, अनक्लेम डिपॉजिट के अंदर आ जाता है। तो बेसिकली क्या होता है कि इसकी जो मैच्योरिटी टाइम है वो कंप्लीट हो जाती है और तब तक उसके ऊपर क्लेम नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर 6 बैंक्स वर नेशनलाइज। तो आपसे पूछा गया कि कौन सा ईयर था जिसमें कि 6 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था। तो यहाँ पे जो नंबर है ना कि 6 बैंक्स, ये आपको याद रखना है।
So A is 1969, B is 1975, C is 1980 and D is 1991। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो ए ऑप्शन जो है 1969 के अंदर जो है 6 बैंक्स को नेशनलाइज्ड किया गया था। यहाँ पे आपको जो है वो एक डाटा याद रखना, सॉरी आंसर इज 1980। तो 1980 के अंदर 1969 के अंदर जो है वो टोटल आपके 14 बैंक्स को किया गया था, सॉरी थोड़ी कन्फ्यूजन है। तो आरबीआई जो नेशनलाइज हुआ था वो 1949 के अंदर हुआ था। एसबीआई का जो नेशनलाइजेशन हुआ था वो 1955 के अंदर हुआ था। 14 बैंक्स जो थे वो 1969 के अंदर ऑपरेट हुए थे और वहीं पे 6 बैंक्स का जो नेशनलाइजेशन हुआ था वो 1980 में हुआ था। ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अगर आप डेली न्यूज़ से अपडेट रखते हैं अपने आप को, तो एक हफ्ते पहले ही बैंक स्ट्राइक्स हुई थी जिसमें कि आईडीबीआई के प्राइवेटाइजेशन को लेकर स्ट्राइक हुआ था। तो इस वजह से ये जो क्वेश्चन है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर बोर्ड फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। तो ए इज ईयर 2000, बी इज 2002, सी इज 2004 एंड डी इज 2006। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे 2004 डेट इज सी ऑप्शन जो है आपका वो सही हो जाएगा, जिसमें कि बोर्ड फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो है उसको किया गया है। यहाँ पे आपको एक चीज़ और याद रखनी है, आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो है वो 2004 के दिसंबर के अंदर कॉन्स्टिट्यूट किया गया था एक रेजोल्यूशन के थ्रू, और बाद में इसको क्या कर दिया गया था, एक पार्ट टाइम एडवाइजरी बॉडी बना दिया गया था जो कि गवर्नमेंट को बेसिकली हेल्प करता, एडवाइस करता कि किस तरीके से जो 6 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है, मतलब कोई ऐसे इंटरप्राइजेस जो अपनी सही कंडीशन में नहीं है उनको किस तरीके से रिवाइव किया जा सकता है या रिस्ट्रक्चर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राउंड ट्रिपिंग इज नॉर्मली यूज इन कॉन्टेक्स्ट विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो टर्म है राउंड ट्रिपिंग, आपको ये बताना है कि ये कौन से एस्पेक्ट में यूज होता है। ए है कैपिटल मार्केट, बी इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सी इज कैश डिपॉजिट एंड डी इज फॉरेन रेमिटेंसेस। ठीक है, तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। एफडीआई जो है वो इसका सही ऑप्शन होगा। मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि राउंड ट्रिपिंग होता क्या है। इसको बेसिकली मैं आपको ऐसे बताती हूँ कि देखिए, मान लीजिए कि एक मैं हूँ, ठीक है, और एक मेरा कोई रिलेटिव है, वो यहाँ पे अमेरिका के अंदर रहता है, ठीक है, मैं यहाँ पे इंडिया में रहती हूँ। अब इस पर्सन को जो है वो 100 रुपये चाहिए थे जो अमेरिका में मेरे रिलेटिव रहते हैं, तो मैंने जो है इनको 100 रुपीज़ भिजवा दिए अमेरिका के अंदर, ठीक है। अब पैसे तो इंडिया से ही अमेरिका में गए हैं। अब ये जो 100 रुपये अमेरिका में मेरे रिलेटिव के पास गए थे, वो मेरा जो रिलेटिव है वो यहाँ पे इंडिया के अंदर आके कोई भी शेयर खरीद लेता है, मतलब कि वापस इन 100 रुपये को जो है इंडिया के अंदर ही इन्वेस्ट कर देता है जो इंडिया से उसके पास गए थे। तो ये क्या हो जाएगा, एक तरीके से ब्लैक मनी की कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। और ये वाली जो चीज़ हुई ना पूरी, इसको क्या कहा जाता है, राउंड ट्रिपिंग कहा जाता है। एक मैंने एक बार आपको लेमन लैंग्वेज में बता दिया, अब आप डिटेल में देखें। तो राउंड ट्रिपिंग क्या होता है, बेसिकली एक ऐसी मनी, मतलब एक ऐसा पैसा जो कि कंट्री को तो छोड़ता है, मतलब जाता है किसी भी चैनल के थ्रू और उसी कंट्री के अंदर वापस आ जाता है एज एन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे बेसिकली ब्लैक मनी जो होती है वो इन्वॉल्व होती है। और ये क्यों किया जाता है, क्योंकि जो स्टॉक के प्राइसेस होते हैं उनको मैनिपुलेट करने के लिए। तो ये वाला टर्म आप, ये वाली जो डेफिनेशन आप याद रखेंगे, ये आप इसलिए भी याद रखेंगे क्योंकि अप्रैल 2020 के अंदर जो है ये करंट अफेयर के अंदर बहुत ज़्यादा था, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द following statement in context with the cash management bill. So one is cash management bill are a kind of short term money market instrument with maturity less than 91 days. Second is cash management bill are issued on discount. C is cash management bill are introduced only by the central government. ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट आपके सामने है, आपको बताना कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ए ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा ओनली 1, सेकंड आ जाएगा ओनली 1 एंड 2, सी आर ऑल आर करेक्ट एंड डी इज ओनली 2 एंड 3। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो सी ऑप्शन जो है ऑल आर करेक्ट। जो भी आपका कैश मैनेजमेंट बिल होता है वो बेसिकली क्या होते हैं, एक मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनकी मैच्योरिटी, मतलब कि उसके बाद वो एक्सपायर हो जाते हैं। कितने दिन की मैच्योरिटी होती है, 91 डेज़ की होती है। डिस्काउंट पे इनको इशू किया जाता है, क्योंकि देखिए मैनेजमेंट की बात हो रही है ना कि किस तरीके से आप अपना कैश जो है उसको मैनेज कर रहे हो, और इसके साथ जो कैश मैनेजमेंट बिल होता है उसको ऑपरेट कैसे किया जाता है या इंट्रोड्यूस कैसे किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू किया जाता है। तो यही वाली जो है डेफिनेशन है जो कि स्टेटमेंट्स के अंदर है, वही सेम चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज़ द मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग दैट इज द MPS मैंडेटेड बाय सेबी फॉर प्राइवेट कंपनीज एंड PSU रिस्पेक्टिवली। तो आपसे सेबी के प्रोस्पेक्टिव में पूछा गया है कि क्या एक पब्लिक शेयर होल्डिंग होनी चाहिए किसी प्राइवेट कंपनी की या फिर PSU की, किसी
किसी भी उसके अंदर पब्लिक शेयर होल्डिंग। तो ए इज 75% एंड 90%, B is 90% and 75%, C is 10% and 25% and D is 25% and 10%। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो डी ऑप्शन जो है वो आपका प्राइवेट कंपनीज जो होती है वो 25% उनकी शेयर होल्डिंग हो सकती है मिनिमम। ये भी याद रखना है आपको, ये देखना है कि मिनिमम है या मैक्सिमम है। और वहीं पे पीएसयू जो होती है उसकी 10% जो है एक पब्लिक शेयर होल्डिंग होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू सेबी। नेक्स्ट आता है व्हाट हैपन्स व्हेन अ फॉरेन बैंक ऑपरेटिंग इन इंडिया डज नॉट मीट इट्स प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट्स। तो आपसे पूछा गया है कि मान लीजिए एक फॉरेन बैंक है, उसके लिए एक टारगेट सेट कर रखा है, ठीक है। तो आपको ये बताना है यहाँ पे कि अगर वो उस टारगेट को नहीं मीटअप कर पाता तो उसको क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ए इज इट कैन डिपोजिट अमाउंट इक्विवेलेंट टू द शॉर्टफॉल इन द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। सेकेंड, इट कैन डिपोजिट अमाउंट इक्विवेलेंट टू द शॉर्टफॉल इन सिडबी। सी इज इट कैन डिपोजिट amount equivalent to the shortfall in RBI and D is it can lend amount equivalent to the shortfall to the domestic banks। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है आपका जितना भी अमाउंट का टारगेट रह जाएगा, कि मतलब कि मान लीजिए कि 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए बच गया, 5% रह गया, तो वो जो 5% अमाउंट होगा वो एक साल के टाइम पीरियड के अंदर जो है मतलब एक साल के लिए जो है वो सिडबी के अंदर इसको डिपॉजिट करना होगा किसी भी फॉरेन बैंक को। ये तो बात हो गई फॉरेन बैंक की। अब जो डोमेस्टिक बैंक्स है वो इस केस में क्या करेंगे, डोमेस्टिक बैंक्स जो होते हैं अगर उनकी भी लैंडिंग में कोई शॉर्टफॉल इस तरीके से हो रहा है एग्रीकल्चर या प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर, तो वो सिडबी में नहीं, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो है जो नाबार्ड के अंदर एस्टेब्लिश किया जाता है, वहां पे जाके अपने पैसे को डिपॉजिट कर देंगे। और कितने टाइम पीरियड के लिए, एक साल के लिए किया जाएगा ये। Next question, in context with the bank loan disbursement, a crop maturing in minimum of which of the following period is called a short term crop। तो आपसे पूछा गया है कि कितने टाइम पीरियड में एक क्रॉप जो है वो मैच्योर होती है जिसके लिए लोन दिया जाता है, उसको हम शॉर्ट टर्म क्रॉप कहते हैं। तो आपसे यहाँ पे टाइम पीरियड पूछा गया है। ए इज 6 months, बी इज 8 months, सी इज 12 months एंड डी इज 36 months। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो ए ऑप्शन जो है 6 months जो होते हैं वो बेसिकली टाइम पीरियड होता है। इसकी एक बार आप डेफिनेशन देख लीजिए कि शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन्स होते क्या हैं बेसिकली। तो इस स्कीम के अंदर क्या होता है कि जो फार्मर्स होते हैं उनको एक कंसेशनल क्रॉप लोन मिलता है, ठीक है। ये जो क्रॉप लोन होगा ये कितने पैसे का होगा, तो ये 3 लाख रुपए तक का मिलेगा। और यहाँ पे 7% जो होगा उनको इंटरेस्ट देना होगा फार्मर्स को। अगर कोई फार्मर जो है वो 1 साल के टाइम पीरियड के अंदर जो डेट ऑफ एडवांसमेंट है उसके टाइम पीरियड के अंदर रीपेमेंट कर देता है लोन की, तो उसको 3% जो है वो एडिशनल सबवेंशन भी मिलेगा इंटरेस्ट में। मतलब कि उसको 4% ही इंटरेस्ट जो है वो देना पड़ेगा, 3% उसका माफ कर दिया जाएगा। और ये शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन्स के लिए होते हैं जो कितने टाइम पीरियड के लिए होती है, 6 months के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इकोनॉमिस्ट वर्क ऑन द ग्रुप मेजरमेंट विच एवेल्युएटेड द इम्पैक्ट ऑफ नरेगा प्रोजेक्ट ऑन द इंडियन सिटीजन्स। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सी ऐसी इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने कि ग्रुप मेजरमेंट के ऊपर ग्रुप मेजरमेंट के लिए काम किया, जो बेसिकली बताते हैं कि नरेगा प्रोजेक्ट जो उसका इंडियन सिटीजन्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। ए इज मिहिर शाह, बी इज सुब्रमण्यम स्वामी, सी इज रितिका खेड़ा एंड डी इज नन ऑफ द अबव। ओके डन। तो रितिका खेरा जो है उन्होंने ये काम किया था, मतलब कि ये रिपोर्ट दी थी। और ये जो रिपोर्ट इन्होंने बनाई थी, इनको जो नाम दिया गया था वो दिया गया था द ज़ेलोर एक्सपेरिमेंट। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द below statement is incorrect regarding the market economy। फर्स्ट स्टेटमेंट इज गवर्नमेंट डजन कंट्रोल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। याद रखिएगा कि मार्केट इकोनॉमी के बारे में पूछा गया है, यहाँ पे स्टेट इकोनॉमी के बारे में नहीं। सेकंड इज गवर्नमेंट डिसाइड्स विच गुड्स टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच। सी इज कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स चॉइस प्ले अ की रोल इन इकोनॉमी एंड डी इज द प्रॉफिट मोटिव इज द मेन रीजन फॉर इंक्रीज एफिशिएंसी। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो बी ऑप्शन जो है वो आपका सही है, क्योंकि मार्केट इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट जो है वो कभी भी डिसाइड नहीं करती है कौन सा गुड प्रोड्यूस करना है और कितना प्रोड्यूस करना है। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये आपकी गलत है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है उसको क्या कहा जाता है, फ्री मार्केट इकोनॉमी कहा जाता है, जो बेसिकली बेस होती है प्राइवेट सेक्टर के ऊपर और मार्केट की फोर्सेस के ऊपर। यहाँ पे जितनी डिमांड होती है उस अकॉर्डिंग जो है वो प्रोड्यूस को, मतलब कोई भी प्रोडक्ट जो होता है उसको प्रोड्यूस किया जाता है। और इसका जो मेन रीज़न होता है कि
प्राइवेट सेक्टर में जो इंक्रीज एफिशिएंसी की जाती है उसका क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव होता है, मतलब प्रॉफिट के लिए चीज़ें की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द फादर ऑफ द वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो आपको बस इनका नाम पता होना चाहिए, ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है इसके। तो फर्स्ट इज MS स्वामीनाथन, बी इज वर्गीस कुरियन, सी इज RS सोधी एंड डी इज सैम पिट्रोदा। तो एक बार इसको अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो बी ऑप्शन जो है आपका वर्गीस कुरियन जो है वो व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया के फादर हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन इंडिया। ए इज केरला, बी इज महाराष्ट्र, सी इज तेलंगाना एंड डी इज पंजाब। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो बी महाराष्ट्र जो है उसका हाईएस्ट ग्रोथ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है इंडिया के अंदर। तो ये भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो जस्ट आपको इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं जाननी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान 14 मेजर बैंक्स वर नेशनलाइज। तो आपको देखिए यहाँ पे मैंने वहाँ पे बताया था ना आपको कि कितने टाइम पीरियड में, जैसे कि 1980 में 6 बैंक्स हुए थे, 11 बैंक्स 1969 में हुए थे। उसी तरीके से आपसे पूछा गया कि कौन से 5 ईयर प्लान के अंदर जो है वो 14 मेजर बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था। सो ए इज 5th, बी इज 4th, सी इज 6th एंड डी इज ड्यूरिंग रोलिंग प्लान। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो बी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। 4th जो 5 ईयर प्लान था उसके अंदर 14 मेजर बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए वो बार बार बताने की जरूरत नहीं है। नीति आयोग का आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, करंट और स्टैटिक दोनों पोर्शन के अकॉर्डिंग। तो ए इज कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, बी इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सी इज एलोकेट सेंट्रल सेक्टर फंड्स एंड डी इज प्रमोट इनोवेशन। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है, जो एक सेंट्रल सेक्टर फंड्स की एलोकेशन होती है वो नीति आयोग का फंक्शन नहीं होता है। वहीं पे कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म हो गया, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हो गया और इनोवेशन को प्रमोट करना, ये तीनों जो है वो नीति आयोग के फंक्शन है, बल्कि ये जो सेंट्रल सेक्टर फंड्स का एलोकेशन है ये नहीं है। तो सेंट्रल सेक्टर का जो एलोकेशन होता है वो फंड का, वो कैसे हुआ करता था, तो बेसिकली क्या हुआ करता था कि जो प्लानिंग कमीशन था वो इस काम को किया करता था। नीति आयोग के पास ये पावर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर एक्सपेक्टेड इन एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो आपसे पूछा गया कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आप कौन सी कंडीशन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब कौन सी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। 1 इज पेड हॉलीडे, सेकंड इज लैक ऑफ प्रॉपर वर्किंग कंडीशन, C3 जो है सोशल सिक्योरिटी फ्रॉम एम्प्लॉयर्स एंड 4th इज लैक ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम लेजिस्लेशन। ठीक है, तो चारों स्टेटमेंट आपने देख ली। अब ऑप्शन देखिए, ए इज 1 and 2, बी इज 3 and 4, सी इज 1 to 4 एंड डी इज 2 and 4। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो 4th ऑप्शन जो है वो आपका 2 and 4। देखिए कभी भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो होता है उसमें आपको एक प्रॉपर वर्किंग कंडीशन नहीं मिलती और उसी के साथ जो लेजिस्लेशंस होती हैं कंट्री के अंदर उसके अंदर उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपकी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर होगी। पेड हॉलीडेज जो है वो मिल जाते हैं, आप देखते हैं प्राइवेट सेक्टर में मिल जाते हैं, और उसी के साथ सोशल सिक्योरिटी जो होती है वो कुछ कुछ एम्प्लॉयर्स को मिल जाती है। क्योंकि हमने क्या देखा था, जो अपने रिलीजियस वो देखे थे लेबर वेलफेयर की थ्योरी के अंदर देखे थे, उसमें कहा था ना कि मतलब कि आपके अंदर जो है वो एक डर रहता है कि आप किसी के साथ बुरा करेंगे तो आगे आपके कर्म बुरे हो जाएंगे। तो इस तरीके की कंडीशन के अंदर एम्प्लॉयर्स के थ्रू सोशल सिक्योरिटी मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो गया आपका 2 and 4 हो गया। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो बेसिकली डिफाइन किया जाता है वो लो इनकम, अनस्टेबल और जो इरेगुलर एम्प्लॉयमेंट होती है, उसी के साथ लैक ऑफ प्रोटेक्शन नहीं होती लेजिस्लेशन और ट्रेड यूनियन दोनों के साथ। ठीक है, नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग। तो आपसे पूछा गया कि नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल में कौन सा मेंबर जो है वो नहीं है। ए इज ऑल चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, बी इज चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली एंड पुदुचेरी, सी इज गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स एंड डी इज लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो गवर्नर जो होते हैं स्टेट्स के वो नीति आयोग के गवर्नर काउंसिल के अंदर नहीं होते हैं। तो यहाँ पे गवर्निंग काउंसिल जो होती है उसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है, जितनी भी सीएम होते हैं स्टेट्स के, इन स्टेट्स के अंदर दिल्ली एंड पुदुचेरी को भी इंक्लूड किया जाता है। उसी के साथ जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है अंडमान एंड निकोबार के, और उसी के साथ स्पेशल इन्विटीज होती है उनको बुलाया जाता है और गवर्निंग काउंसिल का मेंबर बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द न्यू प्राइसिंग स्कीम इंट्रोड्यूस फॉर द फर्टिलाइजर्स इन इंडिया। ए इज 2002, बी इज 2003, C is 2004 एंड D is 2001। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए।
ओके डन। तो सी ऑप्शन जो है 2004 के अंदर जो है वो न्यू प्राइसिंग स्कीम इंट्रोड्यूस की गई थी फर्टिलाइजर्स के लिए। तो ये हो गया आपका जो मतलब कि इसकी बात की गई थी, इंट्रोडक्शन किया गया था वो 2003 के अंदर और 2004 के अंदर उसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे इज हाउ मैनी आइटम्स आर देयर इन द कैलकुलेशन ऑफ द न्यू सीरीज ऑफ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। सो ए इज 765, बी इज 840, सी इज 407 एंड उसी के साथ डी इज 654। तो एक बार इसे अटैम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो सी ऑप्शन जो है वो आपका 407 जो है वो न्यू सीरीज जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स की रिलीज हुई है उसके अंदर 407 आइटम्स को रखा गया है। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपका स्कोर क्या रहा। थैंक यू सो मच।